सौर्य बोला, झनक तुम मुझे प्यार करती हो ना, देखो तुम मेरी हेल्प कर सकती हो। झनक बोली, क्या करना है? सौर्य बोला, तुम मुझसे प्यार करती हो ना? उसने झनक को कंधों से पकड़ कर कहा। झनक शर्मा कर बोली, तुम ऐसे क्यों पूछ रहे हो? तुम मेरे पति हो, मैं तुम्हें खुश रखने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। सौर्य बोला, मुझे तुम्हारी एक किडनी चाहिए, क्या तुम अपने प्यार के लिए किडनी दे सकती हो? झनक बोली, हाँ ले लो, इसमें पूछने की क्या बात है। सौर्य ने उसे गले लगाकर थैंक यू कहा। झनक अंदर तक खिल गई। पापा के बाद उसे बस सौर्य का ही सहारा था। झनक की आंख खुली तो उसने खुद को हॉस्पिटल में पाया। उसने अपने आसपास नज़र घुमाई। उसका पति शौर्य कहीं नज़र नहीं आया। उसके पेट के दाईं तरफ दर्द हो रहा था। उसने हाथ लगाकर देखा तो पट्टी की हुई थी। वहाँ नर्स आ गई। उसने पूछा, मेरे पति कहाँ हैं? नर्स बोली, वो ऑपरेशन थिएटर के पास हैं। नर्स ने मुंह बनाकर कहा, गुड, लेकिन मेरा ऑपरेशन तो हो गया, वो अब भी वहाँ क्यों हैं? नर्स बोली, वहाँ उस लड़की का ऑपरेशन चल रहा है जिसे तुमने अपनी किडनी दी है। उसने तुम्हारे पति को अपने हाथ में कर रखा है और तुमने उसे अपनी किडनी दे दी। नर्स ने सौर्य और रश्मि की बात सुनी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये पागल है या ज़्यादा ही भोली है। झनक बोली, वो मेरे पति हैं, मैं उन्हें बहुत प्यार करती हूँ, उनके लिए कुछ भी कर सकती हूँ। नर्स को हैरानी हुई। उसने प्यार में अंधे लोगों को देखा था, पर ये तो अलग ही लेवल की है। डॉक्टर का ऑफिस। सौर्य बोला, डॉक्टर, झनक को छुट्टी दे दो, हम उसका घर में ध्यान रख लेंगे। डॉक्टर बोले, देखिए, हम उसे अभी छुट्टी नहीं दे सकते, आज ही तो ऑपरेशन हुआ है, कम से कम उसे 1 वीक यहाँ रहकर ट्रीटमेंट लेना होगा। सौर्य बोला, आपसे कहा ना, मैं घर में उसका ट्रीटमेंट करवा लूँगा। डॉक्टर बोले, ठीक है, आप एक लेटर दे दीजिए कि आप इसे अपनी मर्जी से ले जा रहे हैं और इसका घर में ट्रीटमेंट करवाएंगे। उसने सौर्य को पेपर पेन देते हुए कहा। सौर्य ने लेटर लिखकर दे दिया। उसने छुट्टी करवाकर झनक को एम्बुलेंस से घर भेज दिया। नौकर उसे इसके कमरे में ले जाने लगे तो सौर्य का सेक्रेटरी विजय बोला, इसे वहाँ बाहर ले जाओ, सर्वेंट क्वार्टर में। झनक बोली, नहीं, मैं अंदर अपने कमरे में जाऊंगी। विजय बोला, सर ने कहा है कि आपको वहाँ रखना है, ऊपर चढ़ना मुश्किल होगा। झनक बोली, ओह हाँ ठीक है, मैं सौर्य की बात मानूंगी, चलो ले चलो जहाँ ले जाना है। उसको दर्द हो रहा था, वो फिर भी खुश हो रही थी कि सौर्य उसकी इतनी फिक्र करता है। जिस कमरे में उसे रखा उसकी एक चारपाई, एक और टूटी कुर्सी रखी थी। उसे चारपाई पर डाल दिया गया। वो अंदर को धंसी हुई थी तो उसे और भी तकलीफ हुई। उसका दर्द से बुरा हाल था। उसके जख्म से खून रिसने लगा था। उसके कपड़े भी खराब हो गए थे। उसके पास बदलने के लिए कोई कपड़े भी नहीं थे। एक बूढ़ी नौकरानी उसे खाना देने आती थी। उसने ही उससे कहा, आंटी, सौर्य को बुला दो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, कोई दवा ही दे दे आकर प्लीज। उसने हाथ जोड़ते हुए कहा। 2 दिन बाद सौर्य आया। झनक उसे देखते ही खिल उठी, मानो एकदम ठीक हो गई हो। उसे उम्मीद थी कि सौर्य उसे संभाल लेगा, इसलिए वो उसकी तरफ भागी, पर सौर्य पीछे हट गया और वो लड़खड़ा कर गिर गई और दर्द से कराह उठी। उसने सौर्य की तरफ उम्मीद भरी नज़रों से देखा, पर वो उसे उठाने नहीं आया। झनक बोली, सौर्य, तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? मैंने तुम्हारी हर बात मानी है। तुम्हारे मांगने पर मैंने अपने शेयर तुम्हें दे दिए। फिर तुमने मेरी प्रॉपर्टीज़ मांगी, मैंने वो भी तुम्हारे नाम कर दी। तुमने किडनी मांगी, मैंने वो भी दे दी। अगर तुम मेरा दिल, मेरी आंखें या कुछ भी मांगोगे तो मैं आज भी खुशी से दे दूंगी। फिर तुमने मुझे यहाँ क्यों रखा? इतने दिन क्यों नहीं आए? सौर्य बोला, ठीक है, तुम्हें यहाँ नहीं रहना तो जाओ, निकल जाओ यहाँ से। झनक बोली, सौर्य, ऐसा मत करो, देखो मुझे खुद से दूर मत करो, मैं मर जाऊंगी। उसने रोते हुए विनती की। सौर्य बोला, नहीं, तुम यहाँ नहीं रह सकती। रश्मि तुम्हें देखना नहीं चाहती और कुछ दिन में वो यहाँ आने वाली है, इसलिए तुम इस घर में तो क्या, इस शहर में भी नहीं रहने दूंगा तुम्हें। कहकर उसने झनक की बाह पकड़कर खींचकर बाहर ले आया। उसे कार में बिठाकर ले जाने लगा। उसे कार में बिठाकर सौर्य ने उसकी तरफ तिरस्कार से देखा। झनक ने पीछे मुड़कर अपने घर को देखा। ऊपर उसके और सौर्य के बेडरूम की बालकनी में फूल अब भी खिले हुए थे, मानो उसका मजाक उड़ा रहे हों। फिर सौर्य उसे लेकर चल दिया। झनक सारे रास्ते रोते हुए सौर्य से मिन्नतें करती रही, पर वो नहीं रुका।
बहुत दूर आकर उसने एक सुनसान सड़क पर कार रोक दी, फिर झनक को वहां पर फेंक कर चल दिया। उसकी हालत और ख़राब हो गई थी। जख्म में इन्फेक्शन हो गया था, जहर उसके सारे बदन में फैल रहा था। दर्द से उसका बहुत बुरा हाल था। वो सड़क पर अपना पेट पकड़कर रोने लगी। उसे लग रहा था कि वो अब मर जाएगी। वो भगवान से मौत मांगने लगी। तभी उसके पास एक कार आकर रुकी। उसे लगा कि शायद सौर्य को उस पर तरस आ गया और वो वापस उसे लेने आया होगा। उसने मुंह उठाकर ऊपर देखा। कार से एक बहुत ही हैंडसम लड़का निकला और उसके पास आया। झनक उसे देखे जा रही थी। उसने झनक को गोद में उठाया और अपनी कार की तरफ चल दिया। कार स्टार्ट करके उसने झनक से पूछा, आप कौन हैं और यहाँ कैसे? झनक कुछ नहीं बोली तो उसने फिर से कहा, देखिए मैं आपको हॉस्पिटल ले जा रहा हूँ। वहाँ कोई मुझसे आपका नाम पूछेगा तो मैं क्या बताऊँगा? झनक कुछ देर उसे देखती रही, फिर बोली, मेरा नाम झनक है, मेरे पति। वो बोलते बोलते रुक गई। वो कैसे किसी अजनबी को सौर्य के बारे में बताए? उसके बाद उस लड़के ने भी कुछ नहीं पूछा। झनक को सौर्य का धोखा याद आ रहा था। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि सौर्य ऐसा होगा। उसने तो सौर्य से इतना प्यार किया, फिर भी उसने उसके साथ ऐसा किया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके पापा की सेक्रेटरी रश्मि कब सौर्य की सब कुछ हो गई। क्यों उसे कुछ पता ही नहीं चला। उसने रश्मि के कहने पर मुझे मेरे ही घर से निकाल दिया। मैं क्यों निकली? क्यों उसकी बात मानी? वो मेरे पापा का घर है, उसका या रश्मि का नहीं। सोचते हुए उसे उल्टी आने को हुई। वो उस लड़के से कार रोकने को कहती, इससे पहले ही उसे उल्टी आ गई। लड़का कार साइड में रोककर उसके पास आया। उसे टिश्यू पेपर दिए, पर झनक की हालत बहुत ख़राब थी। उसके पेट में पहले ही दर्द हो रहा था। उल्टी आने की वजह से उसका दर्द और भी बढ़ गया। वो पेट पकड़कर बैठ गई। उस लड़के ने उसका मुंह साफ करके उसे पानी पिलाया और उसे उठाकर साफ दूसरी साइड बिठाया। उसने किसी को फ़ोन किया, फिर वो कार तेज करके हॉस्पिटल पहुंच गया। उनके पहुंचने से पहले ही एक टीम उसे रिसीव करने को वहां खड़ी थी। उनके आते ही उसे आईसीयू में ले गए। उस लड़के ने खुद उसे उठाकर स्ट्रेचर पर लिटाया। वो अंदर जाते तक उसे देखती रही। वो बाहर ही रुक गया था। जब उसे होश आया तो वो बहुत ही शानदार कमरे में थी। उसके पास एक औरत बैठी थी। उसने उससे पूछा, मैं कहाँ हूँ? उस औरत ने उसे हैरान होकर देखा और बोली, तुम्हें होश आ गया बेटा, तुम हॉस्पिटल में हो, कहकर वो डॉक्टर को बुलाने चली गई। झनक आसपास देख रही थी। हाँ, ये हॉस्पिटल ही है। सौर्य ने जहाँ उसे रखा था वो जनरल वार्ड था, इसलिए उसे पता नहीं था कि हॉस्पिटल ऐसे भी होते हैं। बचपन से वो कभी हॉस्पिटल आई ही नहीं थी। उसके पापा डॉक्टर को घर ही बुला लेते थे। जब उसके पापा बीमार हुए तो सौर्य ने उसे हॉस्पिटल नहीं जाने दिया। डॉक्टर ने झनक से पूछा, अब कैसा लग रहा है? कहीं दर्द हो रहा है? उसने 2 बार पूछा, पर झनक अपने ही ख्यालों में खोई हुई थी। तब उस लड़के ने पूछा, डॉक्टर आपसे कुछ पूछ रहे हैं। तब झनक ने उसकी तरफ देखा तो वो फिर बोला, डॉक्टर पूछ रहे हैं अब तबीयत कैसी है, दर्द कैसा है? झनक ने डॉक्टर की तरफ देखा, फिर उसकी तरफ देखकर बोली, ठीक है, अब कोई दर्द नहीं है। डॉक्टर ने उसका बीपी और बुखार का रिकॉर्ड देखा, फिर उस लड़के को इशारा किया। वो उनके साथ बाहर आ गया। डॉक्टर बोले, अंगद, जैसे कि तुम्हें पहले बताया कि इसकी किडनी निकाली गई है। सर्जरी के बाद केयर ना होने से टाँकों में इन्फेक्शन हो गई थी। हमने फिजिकली तो इसको ट्रीट कर दिया है, पर लगता है ये मेंटली भी काफ़ी परेशान है। ये अपने घर और फैमिली के बारे में हमें कुछ नहीं बता रही। तुम पूछ कर देखो, ये तुम पर भरोसा करती है। तुम उससे प्यार से पूछो तो शायद तुम्हें वो अपने बारे में कुछ बता दे, तो हम खुद ट्रीट कर सकते हैं। अंगद बोला, अंकल पता नहीं, कार में भी इसने ज़्यादा बात नहीं की, पर इसकी हालत देखकर उसका पता जानने की इच्छा ज़रूर हो रही है। उन कमीनों को सबक सिखाने का दिल करता है। मैं कोशिश करके देखता हूँ, कहकर वो अंदर झनक के पास आया। झनक ने उसकी तरफ देखा। वो बहुत ही हैंडसम था, सौर्य से तो बहुत ही ज़्यादा हैंडसम। कमरे के बाहर कॉरिडोर से नर्सें जानबूझकर उसे देखने के लिए बार बार आ जा रही थी और अंदर आने के बहाने ढूंढ रही थी, पर उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो झनक को देख रहा था। अंगद बोला, झनक एक बात बताओगी, तुम कहाँ रहती हो? मतलब तुम्हारे पेरेंट्स कौन हैं? फ़ोन नंबर ही दे दो, वो परेशान हो रहे होंगे।
मैं उन्हें फ़ोन करके बता दूंगा। उसने बड़े ही प्यार से पूछा, जैसे किसी बच्चे से पूछ रहा हो। झनक बोली, मेरा कोई नहीं है, मेरे पापा मर गए, कहकर वो रो पड़ी। अंगद बोला, ओह सॉरी, और तुम्हारा पति? तुम कार में बता रही थी अपने पति के बारे में। झनक बोली, नहीं, मेरा कोई नहीं है, सब मर गए, कोई नहीं है मेरा, कहकर वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। अंगद ने उसे चुप कराते हुए कहा, ओके ओके, नहीं बताना ना बताओ, अब मैं कुछ नहीं पूछता, पर तुम रो मत। तब वो बड़ी मुश्किल से चुप हुई। अंगद वहाँ से डॉक्टर के पास आया और बोला, अंकल वो काफ़ी परेशान है, कुछ बता नहीं रही, मैं इसे ज़्यादा तंग नहीं करना चाहता, इसलिए आप इसे ट्रीट कीजिए, मैं इसकी जिम्मेदारी लेता हूँ, आप मुझे ही इसकी फैमिली समझिए। उसने अपने सीने पर हाथ रख कर कहा। डॉक्टर बोले, अंगद दुनिया बहुत ख़राब है बेटा, क्या पता ये कल को क्या कह दे, कहीं तुम पर ही कोई इल्ज़ाम लगा दिया तो। देखो तुम मेरे दोस्त के इकलौते बेटे हो, मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि पुलिस रिपोर्ट करा दो, अब भी तुम्हें यही सलाह दूंगा, इस पर इतना भरोसा मत करो। अंगद ने उनकी बात को मुस्कुराकर टाल दिया। अंदर झनक अभी भी सौर्य के ख्यालों में खोई हुई थी। उसे अब सौर्य की एक एक बात याद आ रही थी और उसे हर बात में उसके द्वारा दिया गया धोखा याद आ रहा था। तभी अंगद आ गया और बोला, भूख तो नहीं लगी, कुछ खाओगी? झनक बोली, उसने बस गर्दन हिलाते हुए ये कहा। अंगद बोला, तुम क्या लोहे की बनी हो जो तुम्हें भूख नहीं लगती? उसने उसे हंसाने के लिए मजाक में कहा, लेकिन झनक अपने ही आप में खोई रही। तब अंगद ने बात को घुमाते हुए पूछा, अच्छा खिचड़ी खाओगी? वो फिर भी कुछ नहीं बोली तो अंगद बाहर आ गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो उसका क्या करे। डॉक्टर का कहना है कि इसे कुछ खिलाओ और ये कुछ खाना ही नहीं चाहती, अब मैं क्या करूं? सोचते हुए उसने किसी को फ़ोन किया। हाँ, खाने में नमक मिर्च कम रखना, जल्दी ले आना। फ़ोन करके वो डॉक्टर से मिलने चला गया। झनक ने जब देखा कि उसका पास कोई नहीं है तो वो धीरे धीरे चलती हुई बाहर आ गई। उसे रास्ता पता नहीं था, वो यूं ही चलती गई। अंगद वापस आया तो वो कमरे में नहीं थी। वो उसे आवाज़ें लगाने लगा। उसे देखकर सभी नर्सें भागी आई। अंगद बोला, कहाँ चले गए थे तुम सब? जब कहा था कि उसके पास एक को बैठना ही है तो कोई क्यों नहीं बैठा? जाओ उसे ढूंढो। अंगद को बहुत गुस्सा आ रहा था। उसे डर था कि कहीं झनक फिर उसे टॉर्चर करने वाले लोगों के हाथ ना लग जाए या खुद को कोई नुकसान ना पहुंचाए। झनक हॉस्पिटल के गलियारों में इधर उधर घूमती हुई लिफ्ट से नीचे आ गई। वो थक गई तो एक बेंच पर बैठ गई। अंगद और सारा स्टाफ उसे ऊपर से ढूंढ रहा था। तब अंगद को लगा कि कहीं वो नीचे ना आई हो, सो वो लिफ्ट से नीचे आने लगा, पर भीड़ बहुत थी इसलिए वो सीढ़ियों से आने लगा। झनक को जानी पहचानी आवाज़ सुनाई दी। ये सौर्य की आवाज़ थी। उसने देखा कि सौर्य किसी को व्हीलचेयर पर बिठाए उसकी तरफ आ रहा था। वो हैरान रह गई कि ये दुनिया कितनी छोटी है। उसे याद ही नहीं था कि उसका ऑपरेशन इसी हॉस्पिटल में हुआ और रश्मि भी इसी हॉस्पिटल में है। वो बेंच के बैंक के सहारे अपनी बाह पर सिर रख कर बैठ गई ताकि वो इसे देख ना सके। वो उनकी बातें सुनने लगी। सौर्य बोल रहा था, बस अब कुछ दिन बाद तुम घर चलना, जैसे तुमने कहा था मैंने वैसे ही किया। उस झनक को ना खाना दिया ना कपड़ा, ऊपर से दवा भी नहीं दी। फिर उसे दूर सुनसान जगह पर छोड़ाया था। अब तक तो वो मरमरा गई होगी। उसने हंसते हुए कहा। रश्मि बोली, तुम सुबह से आए नहीं तो मुझे बहुत घबराहट हो रही थी, अब जाकर शांति मिली है। उसकी किडनी चाहिए थी सो उसे अब तक झेलना पड़ा। शुक्र है अब उसकी शक्ल नहीं देखनी पड़ेगी। दोनों हंसते हुए उसके पास से गुजर गए। ये सब सुनकर झनक की रही सही उम्मीद भी खत्म हो गई। उसे घबराहट सी होने लगी। उसकी धड़कन रुकने लगी। वो सीने पर हाथ रखकर उसे दबाने लगी। तभी उसने देखा अंगद दूर से भागता हुआ उसकी तरफ आ रहा था। फिर उसकी आंखें बंद होने लगी थी। उसे जब होश आया तो वो हॉस्पिटल में थी। उसने आसपास देखा। ये वो उस हॉस्पिटल में नहीं थी जहां वो पहले थी। ये कमरा वो नहीं था, ये कोई और ही कमरा था। उसकी ड्रेस भी उस हॉस्पिटल की नहीं थी, अब और ड्रेस थी। उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हुआ। तभी दरवाज़ा खुला। उसे लगा कि शायद अंगद आया होगा, लेकिन जब दरवाजे से उसके पापा अंदर आए तो वो हैरान रह गई। उसके पापा जिंदा हैं। उसके पापा उसे होश में आया देखकर डॉक्टर को आवाज़ें लगा रहे थे और वो अपने पापा को देखी जा रही थी।
पापा बोले, मेरा बेटा उठ गया, कैसी है तू, मुझे पहचाना? मैं पापा। वो झनक का हाथ पकड़कर बोले और झनक उनसे लिपट गई और बोली, पापा आप यहीं हो, पापा आप यहीं हो। पापा बोले, हाँ बेटा मैं तब से यहीं हूँ। उन्होंने उसे चुप कराते हुए कहा। झनक ने उन्हें कसकर पकड़ लिया और काफ़ी देर ऐसे ही पकड़े रखा। पापा बोले, बेटा डॉक्टर को चेक करने दो। तब उसने पापा को छोड़ा। डॉक्टर ने उसकी आंखें जीभ चेक की, फिर बोले, बेटा अपनी राइट साइड देखो, अपना लेफ्ट हैंड खड़ा करो। ग्रेट। वो जैसा कहते रहे झनक करती रही। फिर उसके पापा को बोले, सब ठीक हो गया है, ब्रेन भी ठीक रिएक्ट कर रहा है, अब तेरी झनक एकदम ठीक है। तभी दरवाज़ा खुला और सौर्य और रश्मि अंदर आए। सौर्य भागते हुए उसके पास आया। तुम्हें होश आ गया, भगवान ने मेरी सुन ली। ऐसा कोई डर नहीं था जहाँ मैंने मन्नत ना मांगी हो। देर से ही सही, भगवान सुनता ज़रूर है, कहकर उसने झनक का हाथ पकड़ लिया। झनक की समझ में नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है। अंगद कहाँ गया और पापा और ये दोनों कहाँ से आ गए। तब उसे एहसास हुआ कि सौर्य ने उसका हाथ पकड़ लिया है और रश्मि भी उसका हालचाल पूछ रही है। उसे उन दोनों से घिन आ रही थी। उसने सौर्य के हाथ को जोर से झटक दिया और पापा से बोली, पापा ये लोग कौन हैं, यहाँ क्यों आए हैं, इन्हें बाहर निकालो। सबने हैरानी से झनक की तरफ देखा। पापा बोले, बेटा तुम इसे नहीं पहचानती, ये सौर्य है, तुम्हारा होने वाला पति। कितने मिन्नतें करके तुमने इसके लिए मनाया था, मुझे कोई ऐतराज नहीं है। उन्होंने सौर्य के हाथ में झनक का हाथ देते हुए बोले। झनक ने अपना हाथ छुड़ाते हुए बोली, नहीं मैं इसे नहीं जानती, मुझे इससे शादी नहीं करनी। पापा बोले, लेकिन क्यों बेटा, इसे तो तूने खुद पसंद किया था, अब ऐसा क्यों कह रही है कि इसे जानती नहीं। झनक बोली, पापा मुझे नहीं पता, मुझे बस इससे शादी नहीं करनी, इसे भगा दो यहाँ से, मुझे इसकी शक्ल नहीं देखनी। कहकर वो जोर जोर से रोने लगी। पापा ने झनक को चुप कराते हुए सौर्य से कहा, जाओ सौर्य तुम बाहर जाओ, इसकी तबीयत ठीक हो जाए तब आना। फिर उन्होंने झनक की तरफ देखा। वो अब चुप हो गई थी। सौर्य चुपचाप बाहर निकल गया। रश्मि बोली, सर मैं भी चलती हूँ, कहकर रश्मि भी चल दी। झनक को अब सुकून मिला। उसके पापा हैरानी से उसे देख रहे थे। उनके जाने के बाद उन्होंने झनक का हाथ पकड़कर पूछा, झनक बेटा एक बात पूछूं, मैंने तुम्हारी हर बात मानी है, तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी की, फिर तुमने ऐसा क्यों किया, क्यों ये कदम उठाया। सुनकर झनक सोचने लगी कि कदम, कैसा कदम, पापा कह क्या रहे हैं। तब उसने पूछा, आप किस कदम की बात कर रहे हैं। पापा बोले, कोई नहीं, अगर तुम्हें याद नहीं तो कोई बात नहीं, तुम आराम करो। झनक बोली, पापा मुझे याद नहीं है, प्लीज़ मुझे बताइए क्या बात है, मुझे क्या हुआ है, मैं यहाँ क्यों हूँ। उसने अपने पापा से जिद करते हुए पूछा। पापा बोले, बेटा आज से 3 दिन पहले तुम अपनी फ्रेंड्स के साथ अम्यूज़मेंट पार्क गई थी, तुम्हें ऊंचाई से डर लगता था, सो तुम वहाँ बेहोश हो गई। उस दिन के बाद तुम्हें आज होश आया है। जब तुम ऊंचाई से डरती थी तो वहाँ गई क्यों थी, उन्होंने झनक से पूछा। झनक बोली, मुझे सौर्य लेकर गया था, उसने मुझे कहा कि वो मेरे साथ है, वहाँ मज़ा आएगा, मैं उसकी बात मानकर चली गई। पापा बोले, क्या उसने तुम्हें फोर्स किया, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। झनक बोली, नहीं पापा उसने फोर्स नहीं किया, मैं खुद ही अपना डर भगाने के लिए उसके साथ गई थी, इसमें सौर्य की कोई गलती नहीं थी। पापा बोले, फिर तुमने अभी उसे क्यों भगाया। झनक बोली, पापा जब मैं बेहोश थी तब मैंने कोई सपना देखा, उसमें मैंने देखा कि सौर्य अच्छा लड़का नहीं है, बस इसलिए मैंने उसे भगाया। झनक ने आधा अधूरा सच बताया। पापा बोले, तुम एक सपने पर विश्वास करके सौर्य से रिश्ता तोड़ना चाहती हो। बेटा पहले मुझे वो बुरा लगा था, पर उससे मिलकर वो अच्छा लगने लगा, बहुत ही ईमानदार इंसान है, सोचना इस बारे में, चल अब आराम कर ले, जब से जागी हो रेस्ट नहीं किया, मैं डॉक्टर से मिलकर आता हूँ, कहकर वो चला गया। पापा के जाने के बाद झनक सोचने लगी कि जो कुछ उसने देखा था वो सब सपना था, या वो सच में फ्यूचर की सैर करके आई है, लेकिन उसके पास्ट में वो कभी हॉस्पिटल में नहीं आई थी। फिर अब क्यों आई, उसे याद नहीं आ रहा था कि वो अम्यूज़मेंट पार्क में क्यों गई, उसके साथ क्या हुआ, उसे याद ही नहीं आ रहा था। फिर उसे ये भी यकीन करना मुश्किल लग रहा था कि जैसा कुछ उसने देखा कि सौर्य रश्मि के साथ मिलकर मुझे देखा दे रहा है, शायद ऐसा कुछ हो ही ना। अंगद नाम का कोई शख्स इस दुनिया में है भी या नहीं, वो कुछ नहीं जानती थी।
उसने तय किया कि अब वो इस सब के बारे में नहीं सोचेगी, लेकिन अब वो शौर्य पर भी आंख बंद करके भरोसा नहीं करेगी। कुछ भी करने से पहले 100 बार सोचेगी। उसने फ़ोन पर डेट देखी तो अभी तो वो कॉलेज करके हटी थी। 4 दिन पहले ही उसका रिजल्ट आया था और अब वो ग्रेजुएट थी। तो 21 साल की है। उसे याद आया कि जब उसे अंगद मिला तब वो 23 साल की थी। मतलब उसके पापा के पास भी 2 साल ही हैं। नहीं, मैं पापा को कुछ नहीं होने दूंगी। उस दिन रात को ही उसने पापा से कहकर सौर्य को बुला लिया था। वो देखना चाहती थी कि वो सब सपना था या सच। वो उसे परखना चाहती थी। सौर्य आया तो हमेशा की तरह प्यार से पेश आ रहा था। वो उसके हाथ मल रहा था, कभी पैर कभी सिर दबाने लगा। पापा भी खुश हो रहे थे कि उन्हें इतना अच्छा जमाई मिला है। 2 दिन के बाद उसे हॉस्पिटल से छुट्टी मिल गई। सौर्य और पापा उसे लेने आए थे। वो उनके साथ घर आई। उसने कार से उतरते ही अपने कमरे की बालकनी की तरफ देखा, फिर सर्वेंट रूम की तरफ। उसकी आंखों में पानी आ गया। एक बार फिर उसका दिल सौर्य के लिए नफरत से भर गया। पर वो कुछ नहीं बोली और पापा से लिपट गई और बोली, पापा, ऐसा लग रहा है जैसे बहुत ही सालों बाद वापस घर आई हूँ। पापा उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोले, तेरा घर है, हमेशा से तेरा था और आगे भी तेरा ही होगा। कहकर उन्होंने उसे चुप कराया तो वो चुप हो गई। वो घर के अंदर आकर सारे घर को ध्यान से देख रही थी। उसे याद आया कैसे सौर्य के सेक्रेटरी ने उसे सर्वेंट रूम में भेज दिया था। वो अपने कमरे में आई और बेड पर बैठकर पापा का हाथ पकड़कर बोली, पापा, आप वही लोरी सुनाइए ना जो आप बचपन में मुझे सुनाया करते थे। उसके पापा लोरी सुनाने लगे। नन्ही परी सोने चली, हवा धीरे आना। कुछ ही देर में झनक सो गई। उसके पापा सौर्य को लेकर बाहर आ गए। सौर्य बोला, अंकल जी, बीच बीच में झनक कुछ अजीब सा बिहेव क्यों करती है? जब मुझे निकाला तो मुझे लगा शायद ये मुझसे नफरत करने लगी है और मुझसे दोबारा बात ही नहीं करेगी। मैं बहुत दुखी और परेशान हो गया था। मैं तो डर गया था कि कहीं वो मुझे हमेशा के लिए छोड़ ना दे। मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, उसके बिना मैं जी नहीं पाऊँगा। उसने गीली आंखों से कहा। पापा को उस पर तरस आया। वो बोले, चिंता मत करो बेटा, मैंने डॉक्टर से बात की थी। वो कह रहे थे कि वो बेहोश होने के कारण उसका मूड स्विंग हो रहा है। कुछ दिनों में ठीक हो जाएगा, फिर वो पहले सी हो जाएगी। उन्होंने उसके कंधे पर हाथ रख कर कहा। सौर्य बोला, शुक्र है, मैं तो घबरा ही गया था। अंकल जी, मैं चलूं? कल मुझे जॉब के लिए इंटरव्यू देने जाना है, इसलिए मैं कल शाम को आऊँगा। आप प्लीज़ झनक को बता दीजिएगा। पापा बोले, अरे बेटा, मेरे होते हुए तुम जॉब क्यों ढूंढ रहे हो? ऐसा करो, तुम जाकर रश्मि से मिलो, वही जो दिन में तुम्हारे साथ हॉस्पिटल में आई थी। सौर्य बोला, जी वो मेरे साथ नहीं आई थी, मैं तो अपनी बाइक से आया था। वो अलग आई थी, मैं उन्हें नहीं जानता। वो एकदम से बोला। पापा बोले, अरे नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ कि जो आज उस वक्त आई थी, सब तुम आए थे। वो मेरी सेक्रेटरी है, तुम उसके पास चले जाना, मैं उसे फ़ोन कर दूँगा। सौर्य बोला, देखिए अंकल, मैं नहीं चाहता कि मैं आपके अंडर काम करूँगा तो सब सोचेंगे कि मैंने झनक से दोस्ती का फ़ायदा उठाया है। आप भी समझदार हैं। बेशक मैं गरीब हूँ और अपनी इज्जत के सिवा कुछ नहीं है। मैं आपके यहाँ काम करके अपनी बेइज्जती नहीं कराना चाहता। उसने हाथ जोड़कर कहा। झनक के पापा मिस्टर कपूर सोच में डूब गए। लड़का बहुत खुददार है। उन्होंने कुछ सोचकर कहा, ऐसा करो, तुम कल मेरे पास आना। मैं नई कंपनी खोलने की सोच रहा हूँ। सोचता हूँ झनक के साथ शादी के बाद वो कंपनी तुम्हें देनी ही है, तो पहले ही देता हूँ। तुम उसे संभाल लोगे ना? सौर्य बोला, नहीं अंकल, मतलब मैं संभाल तो लूँगा, लेकिन मैं आपकी कंपनी नहीं ले सकता। हाँ, जॉब ज़रूर कर सकता हूँ। मिस्टर कपूर बोले, चलो ठीक है, ऐसा करेंगे, कंपनी झनक के नाम कर देंगे, तुम्हें उसके सीईओ बना देते हैं। सौर्य बोला, ये ठीक है, मैं सीईओ बन सकता हूँ। थैंक यू अंकल जी, मैं कल आ जाऊँगा, कहकर वो चला गया। मिस्टर कपूर सोच रहे थे, कितना अच्छा लड़का है, कितना इंटेलिजेंट और ईमानदार है, और मैं यूं ही इस पर शक करता रहा। फिर कुछ सोचते हुए सोने चले गए। अगले दिन सुबह नाश्ते के वक्त झनक को बताया, बेटी, तुमने सौर्य के रूप में हीरे को चुना है। मैंने उसे कंपनी देनी चाही पर उसने मना कर दिया। तो मैंने कहा कि वो कंपनी का सीईओ बन जाए, तो वो मान गया। उससे साफ लगता है कि वो अच्छा लड़का है। झनक को लगा कि शायद वो सच में इतना ही ईमानदार हो। फिर वो बोली, पापा, मैं भी चलती हूँ।
वो अब पापा को 1 मिनट भी सौर्य के साथ अकेले नहीं छोड़ सकती थी, इसलिए नाश्ता करके वो तैयार हो गई। दूसरी तरफ उसके पापा मिस्टर कपूर भी उसे अकेले नहीं छोड़ना चाहते थे, इसलिए झट से उसे अपने साथ ले जाने को मान गए। वो लोग अपनी नई कंपनी में गए। कुछ देर बाद ही सौर्य भी आ गया। उन्होंने वहाँ अपने वर्कर्स को इकट्ठा किया और बताया, मैं आज से अपनी बेटी झनक को कपूर फैब्रिक्स का मालिक घोषित करता हूँ और सौर्य को इस कंपनी का सीईओ बनाता हूँ। सभी लोग तालियां बजाने लगे। झनक सौर्य को देख रही थी कि सौर्य कैसे रिएक्ट कर रहा था। उसे सौर्य बिल्कुल ही सच्चा इंसान लग रहा था। वो अपने सीईओ बनने से ज़्यादा झनक को कंपनी मिलने से खुश हो रहा था। झनक को अब यकीन हो चला था कि जो उसके साथ हुआ वो एक सपना था, जिसमें उसने वो देखा जो हो ही नहीं सकता था। फिर सौर्य और मिस्टर कपूर झनक को उसके कमरे में छोड़कर सौर्य को उसका रूम दिखाने ले गए। झनक अपने कमरे में बैठी उस सपने के बारे में सोच रही थी। हाँ, उसने मान लिया कि वो सब सपना ही था, लेकिन फिर भी उसका दिल अंगद से मिलने को कर रहा था। उसे अंगद की याद आ रही थी। वो उससे मिलना चाहती थी। उसे लगने लगा था शायद उसे अंगद से प्यार हो गया था। उसे हर पल वो याद आता था। सौर्य को अपने कमरे को देखकर खुशी हो रही थी, पर वो ऊपर से सो नहीं होने दे रहा था। उसने मिस्टर कपूर से कहा, थैंक यू अंकल। सॉरी सर, अब से आप मेरे सर हैं। आपने मेरी लाइफ बदल दी। मिस्टर कपूर, अपनी लाइफ तुमने खुद बदली है बेटा। मैं कौन होता हूँ बदलने वाला? मैंने तो बस रास्ता दिखाया है। वो लोग ऐसे ही बातें करते रहे। फिर मिस्टर कपूर बोले, अच्छा बेटा, अब तुम अपना काम देखो। मैं झनक के पास जा रहा हूँ, कुछ पूछना हो तो आ जाना। कहकर वो वहाँ से चल दिए। वो बैठी कितनी देर अंगद को याद करती रही। तभी उसके पापा आ गए। उसे उनके आने का पता ही नहीं चला। मिस्टर कपूर उससे बोले, झनक झनक, क्या बात है बेटा, क्या सोच रही हो? झनक को तब ध्यान आया। वो उनकी तरफ देखकर बोली, पापा आप कब आए? सॉरी, मैं कुछ सोच रही थी। जब से होश आया है कुछ न कुछ सोचती रहती हूँ। पापा बोले, बेटे अगर तुम चाहो तो घर जा सकती हो, कुछ दिन रेस्ट कर लो। जब पूरी तरह से ठीक हो जाओगी फिर काम पर आ जाना। वैसे जब से तुम जागी हो तुमने प्रिया के बारे में नहीं पूछा। मैं भी उसे बताना भूल गया कि तुम्हें होश आ गया है। मैं उसे फ़ोन करके बताता हूँ। कहकर वो प्रिया को फ़ोन करने लगे। तब झनक को याद आया कि उसकी लाइफ में प्रिया भी है, उसकी बेस्ट फ्रेंड जो उसकी सुख दुख की साथी थी। तभी पापा ने उसे फ़ोन पकड़ाते हुए कहा, लो बेटा प्रिया से बात कर। झनक ने फ़ोन पकड़कर हेलो कहा तो दूसरी तरफ से प्रिया टूट पड़ी। अच्छा जी, क्या मैं कुछ भी नहीं लगती तेरी? वो कल का मिला सॉरी याद रहा तुझे, लेकिन मैं याद नहीं आई। दिल तो करता था बात ना करूं, पर मैं तेरे जैसी नहीं हूं ना। मैं तुझसे बात किए बिना कैसे रह सकती हूँ? अब कैसी है तू? झनक बोली, सॉरी प्रिया, मैं तुझे कैसे बताऊं कि मैंने इस दौरान क्या क्या देखा। मुझे समझ नहीं आ रहा क्या सही है क्या गलत। प्रिया बोली, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि तू क्या कह रही है। अंकल ने मुझे एड्रेस बता दिया है, मैं अभी आती हूँ। कहकर उसने फ़ोन बंद कर दिया। कुछ देर में वो झनक के पास आ गई और उसके गले लगकर बहुत रोई और बोली, अगर मुझे पता होता तुझे ऊंचाई से डर लगता है तो मैं तुझे वहाँ जाने ही नहीं देती। तुझे पता है जब तुझे होश नहीं आ रहा था तो मैं कितना डर गई थी। झनक बोली, कोई बात नहीं, जो होना था वो हो गया। अब मैं ठीक हूँ। अब पुरानी बात नहीं करेंगे, चल कहीं घूम कर आएं। प्रिया झट से मान गई। वो पापा से बोली, पापा कार दे दो, हम घूमने जा रहे हैं। पापा बोले, नहीं तुम अभी ठीक नहीं हो। ऐसा करता हूँ, मैं ड्राइवर को भेज देता हूँ, जहाँ जाना है चले जाना। वो मान गई। उन लोगों ने शॉपिंग करने का मन बनाया और मॉल में पहुँच गई। उसे वहाँ हर कोई जानता था। उसने कुछ ड्रेसेस ली और जाने लगी तो उसे सेल्स गर्ल ने बुलाया, मैडम आपने 80,000 से ज़्यादा की शॉपिंग की है, आपके लिए एक ऑफ़र है। ये लकी कूपन है, इसका फर्स्ट प्राइज़ रायज़ादा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के मालिक के साथ डिनर पर जाने का मौका होगा। झनक बोली, नहीं मुझे ये नहीं चाहिए, किसी के साथ डिनर करने का मुझे कोई शौक़ नहीं। कहकर वो कूपन वहीं छोड़ आई। प्रिया बोली, अच्छा किया, इतनी बड़ी कंपनी का मालिक कोई बूढ़ा ही होगा। तूने उससे मिलकर क्या करना था? चल कुछ खा ले। जनक बोली, ठीक है, मेरी फेवरेट जगह चलते हैं। उसने ड्राइवर से कहा, भैया क्लाउड नाइट रेस्टोरेंट ले चलो। ये रेस्टोरेंट रूफ टॉप पर था, वहाँ से आसपास का अच्छा नज़ारा दिखता था। बाकी खाना तो था ही बढ़िया।
झनक एक बार पापा के साथ वहाँ गई थी, तब से इसका दिल था प्रिया को वो नज़ारे दिखाने का, सो उसने इसे चुना। कुछ देर में वो वहाँ पहुँच गए। वो खिड़की के सामने एक सीट पर बैठ गई। यहाँ से बाहर का नज़ारा बहुत अच्छा दिखता था। वो अभी बाहर देखकर खुश हो रही थी कि वेटर आकर बोला, मैडम प्लीज़ आप उस तरफ बैठ जाएं, ये सीट बुक है। झनक को बहुत गुस्सा आया। वो बोली, ये सीट खाली थी तो हम आकर बैठे हैं, आप इस तरह हमारी इंसल्ट नहीं कर सकते। वेटर घबरा गया। उसने मैनेजर को बुला लिया। मैनेजर आकर बोला, मैडम सॉरी, एक्चुअली ये सीट किसी ने बुक करा रखी है। झनक बोली, अगर बुक कराई हुई है तो यहाँ आपने कोई नोटिस क्यों नहीं लगाया? तभी वहाँ पर दो हैंडसम से लड़के एंटर हुए। मैनेजर बोला, मैडम हम आपसे सॉरी मांग रहे हैं, गलती हमारी है, हम आपको इसी पोजीशन में दूसरा टेबल दे देते हैं। वो देखिए वो लोग आ गए हैं जिन्होंने ये टेबल बुक कराया है। दोनों ने उस तरफ देखा। दूर से ही पता चल रहा था कोई रईसजादे हैं। झनक बोली, ठीक है, पर ऐसी ही सीट चाहिए जहाँ से ये नज़ारा देखे। मैनेजर उन्हें साथ वाले टेबल पर ले गया। ये खिड़की से थोड़ी दूर था, पर वहाँ से भी सब दिख रहा था। वो दोनों टेबल के बीच दीवार थी। वो दोनों खुश हो गए। तब तक वो लड़के भी वहाँ आ गए थे। उनमें से एक ने पूछा, क्या हुआ मैनेजर? आवाज़ सुनकर झनक कांप गई। वो उठकर उस तरफ जाने लगी। प्रिया ने रोका, लेकिन वो रुकी नहीं। प्रिया को लगा कि कहीं ये उनसे लड़ ना पड़े, तो वो भी पीछे पीछे चल दी। झनक ने आगे जाकर पुकारा, अंगद। दोनों लड़कों ने उसकी तरफ देखा। ये सच में अंगद था। उसने झनक की तरफ देखकर पूछा, आपने मुझे पुकारा, क्या हम पहले मिले हैं? झनक बोली, हाँ, मैंने तुम्हें बुलाया, तुम मुझे नहीं पहचानते? उसने हैरानी से पूछा। अंगद बोला, जी नहीं, मैं आपसे कभी नहीं मिला, तो पहचानने की क्या बात है? उसका दोस्त बोला, ध्यान से देखो, कहीं तुझे लंदन में मिली हो। अंगद बोला, क्या आप मुझे लंदन में मिली? झनक पागलों की तरह उसे देखे जा रही थी। उसने सिर हिला दिया। प्रिया उसकी तरफ देख रही थी कि ये कर क्या रही है। फिर प्रिया बोली, सॉरी, इसने किसी और की जगह आपको बुला लिया, कहकर वो उसे खींचती हुई अपने टेबल पर आ गई। झनक अब भी पागलों की तरह उस ओर देखे जा रही थी। अंगद और उसका दोस्त हंस रहे थे। उसके साथ अक्सर ऐसा ही होता था, कोई ना कोई लड़की उसके पीछे आ ही जाती थी। अंगद का दोस्त शिवम बोला, क्या बात है, ये पहली लड़की है जिसने तुम तक पहुंचने का ये तरीका अपनाया है, नहीं तो अक्सर लड़के इस तरह लड़कियों को पटाते हैं। वो हंसते हुए बोला। अंगद बोला, पर ये लड़की औरों जैसी नहीं लगती, इसे मेरा नाम कैसे पता चला? अगर ये और लड़कियों जैसी होती तो जब मैंने बात की तो कुछ भी कहकर मेरे पीछे पड़ सकती थी, उसने सोचते हुए कहा। शिवम बोला, कमाल है, तुम सच में भोले हो या भोले बनने का नाटक कर रहे हो? नाम का क्या है, कहीं से सुन लिया होगा, देखा नहीं कैसे भोले बन रही थी? अंगद को उसकी बात ठीक लगी, सो उसने झनक की साइड लेना छोड़ दिया। झनक की हालत अजीब सी हो गई थी। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसने अंगद को देखा, अपने सपने वाले अंगद को इस तरह सामने देखा। जिसे वो सपना समझ रही थी वो सच था। वो सच में अपने भविष्य में जाकर आई थी। इसका मतलब अगर जो कुछ इसने देखा वो इसका भविष्य था, तो क्या सौर्य सच में उसके साथ वो सब करेगा? और उसके पापा? सोचते सोचते वो रो पड़ी। प्रिया जो कब से उसे देख रही थी अब बेचैन हो गई। वो उसके पास आई और उसे गले लगाकर बोली, रो मत झनक, क्या हुआ मुझे बताओ, शायद मैं कुछ हेल्प कर सकूंगी। झनक बोली, प्रिया तुम कुछ नहीं कर सकती, मैं खुद कुछ नहीं कर सकती, सॉरी, मेरी लाइफ ही अजीब हो गई है। वो रोते हुए बोली। उसकी धड़कन तेज हो गई और उसकी सांसें फूलने लगी। उसे ठीक से सांस नहीं आ रही थी। उसे फिर से दौरा पड़ा था। प्रिया घबरा गई थी। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसने उसे पानी दिया पर उससे पिया नहीं गया। वेटर और मैनेजर भी जा चुके थे। तब प्रिया अंगद और शिवम के पास आई और चिल्लाई, मेरी फ्रेंड को कुछ हो गया, प्लीज़ मेरी हेल्प कीजिए। उसने रोते हुए हाथ जोड़कर कहा। अंगद और शिवम उसके पास आए तो वो कुर्सी से नीचे गिरी पड़ी थी। वहाँ और लोग भी आ गए थे। अंगद ने उसे उठाया और बाहर की तरफ आ गया। तब तक शिवम कार ले आया था। प्रिया ने उन्हें हॉस्पिटल का नाम बताया। वो प्रिया को साथ लेकर हॉस्पिटल की तरफ चल दिए। उसे हॉस्पिटल में एडमिट कराकर अंगद प्रिया से बोला, देखिए हमारी ज़रूरी मीटिंग है, हमें जाना होगा, आप इसका ध्यान रखिएगा। प्रिया बोली, थैंक यू, आपने हमारी इतनी हेल्प की, मैं तो घबरा गई थी। उसने हाथ जोड़कर कहा।
फिर वो दोनों वहाँ से चले गए। कुछ देर में झनक के पापा और सौर्य वहाँ आ गए। दोनों बहुत परेशान थे। मिस्टर कपूर ने डॉक्टर से पूछा, डॉक्टर मेरी बेटी को क्या हुआ है, उसे ऐसे दौरे क्यों पड़ने लगे हैं? डॉक्टर बोले, देखिए आप घबराइए मत, ऐसा कोई केसेस में होता है कि पेशेंट कोमा से निकलने के बाद अजीब हरकतें करने लगते हैं, लेकिन कुछ समय बाद बिल्कुल नॉर्मल हो जाते हैं। मिस्टर कपूर बोले, ये कब तक नॉर्मल होगी? डॉक्टर बोले, अभी हम कुछ नहीं कर सकते, हर पेशेंट का अपना स्टेमिना होता है, कोई जल्दी ठीक हो जाता है, कोई देर से, पर ठीक सभी हो जाते हैं। इसे अकेले मत छोड़िएगा, हमेशा कोई ना कोई साथ रहिएगा। सौर्य बोला, हम कभी इसे अकेला नहीं छोड़ेंगे। उसने मिस्टर कपूर के कंधे पर हाथ रखकर बोला। मिस्टर कपूर को सौर्य की बात से थोड़ा हौसला हुआ। उन्हें अब सौर्य दिन ब दिन अच्छा लगने लगा था। उन्हें खुशी हुई कि झनक ने अपने लिए सौर्य को चुना। झनक को नींद का इंजेक्शन लगा दिया था, इसमें वो सो गई थी। जब वो उठी तो उसने अपने आसपास संगत को ढूंढा, पर वो कहीं नहीं दिखा। वो प्रिया से उसके बारे में पूछना चाहती थी, पर अपने पापा और सौर्य के कारण चुप हो गई। पापा और सौर्य के जाने के बाद उसने प्रिया को बताया, प्रिया जब मैं बेहोश थी तो मैं फ्यूचर में जाकर आई। आज से 3-4 साल आगे मेरी शादी सौर्य से हो गई थी और मुझे वो बहुत तंग कर रहा था। उसने मेरा सारा बिजनेस, मेरी सारी प्रॉपर्टी ले ली। बदले में उसने मुझे घर से निकाल दिया, उसने बताया। प्रिया बोली, ये एक बुरा सपना होगा झनक, ऐसा कैसे हो सकता है? सौर्य तुझे इतना तो प्यार करता है। झनक बोली, नहीं, वो सपना नहीं था, क्योंकि वहाँ मैंने अंगद को देखा था। उसे इस जिंदगी में कभी नहीं मिली, तो वो मुझे सपने में कैसे दिखता? पहले मैंने भी सोच लिया था कि ये सपना है, पर अंगद से मिलकर ये पता चला कि ये सपना नहीं, हकीकत है। सुनकर प्रिया हैरान हो गई। वहीं झनक के दिमाग में कुछ और ही चलने लगा। अगर मेरा फ्यूचर ऐसा होने वाला है तो मैं अपना फ्यूचर बदल लूँगी। मैं किसी के हाथों का मोहरा नहीं बनूंगी, बिल्कुल भी नहीं। क्या झनक अपने फ्यूचर को बदल पाएगी या सौर्य के हाथों की कठपुतली हो जाएगी? ये बिल्कुल अलग कहानी आप लोगों को कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में।